हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये जितने भी मैंने एमसीक्यू लिया है, ये सारे एमसीक्यू किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी जुडिशरी या यूपी एपीओ में पूछे गए हैं या एमपी में पूछे गए हैं जुडिशरी में, या बिहार एपीओ या जुडिशरी से पूछे गए क्वेश्चनों को मैंने सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर नए हैं तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय में विबंध का उपबंध है? विबंध यानी कि एस्टोपल को पूछ रहा है। एस्टोपल का उपबंध किस अध्याय में दिया गया है? ऑप्शन ए है अध्याय 7, ऑप्शन बी है अध्याय 8, ऑप्शन सी है अध्याय 9 और ऑप्शन 10 है, और सॉरी ऑप्शन डी है अध्याय 10। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चैप्टर 8 में विबंध के बारे में बताया गया है। और सेक्शन क्या है? सेक्शन कौन सा है? 115। और चैप्टर 7 किससे रिलेटेड है? तो यह सबूत के विषय में बताया गया है। यहां से साथ देख लेते हैं 7 में क्या बताया गया है। सबूत, सबूत के विषय में बताया गया है। सबूत का भार किसके ऊपर होगा? सबूत का भार बर्डन ऑफ प्रूफ। चैप्टर 9 किससे रिलेटेड है? साक्ष्यों के विषय में। साक्ष्यों के विषय में। और चैप्टर 10 किससे संबंधित है? साक्ष्यों की परीक्षा के संबंध में। चैप्टर 10 जो है साक्ष्यों के विषय में 9 है, और चैप्टर 10 परीक्षा, साक्ष्यों की परीक्षा, कैसे परीक्षा की जाएगी। परीक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य के निम्न में से कौन से साक्ष्य अधिनियम की धारा अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी धारा एविडेंस एक्ट में दी गई है जो अनुश्रुत साक्ष्य, हियरसे एविडेंस को मान्यता प्रदान करती है, मानती है, मान्यता प्रदान करती है। तो निम्न में से कौन सी धारा जो है अनुश्रुत साक्ष्य के सिद्धांत को मान्यता प्रदान नहीं करती है? क्या पूछ रहा है? करती है नहीं करती है। ऑप्शन ए है सेक्शन 60, ऑप्शन बी है सेक्शन 64 और ऑप्शन सी है सेक्शन 91 और ऑप्शन डी है सेक्शन 92। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या कहता है? इसमें प्रत्यक्ष साक्ष्य के बारे में बताया गया है। और अनुश्रुत साक्ष्य के लेकिन कुछ अपवाद दिए गए हैं। ऐसे तो जनरली रूल है कि अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे बनाए गए, कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं कि कब हियरसे एविडेंस जो होता है, अनुश्रुत साक्ष्य को क्या कहते हैं? हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस कब माना जाएगा? तो फर्स्ट सिचुएशन आपको पता है, यहां पे लिखती हूं, स्वीकृति और संस्वीकृति में। स्वीकृति, संस्वीकृति, एडमिसेबल एंड कन्फेशन में सेक्शन 32 के अंतर्गत, सेक्शन 32 के अंतर्गत सुसंगत जो भी बातें हैं वो मान्य की जाएगी। पूर्व कार्रवाइयों में किए गए कथन,
यदि कोई पूर्व की कोई कार्रवाई में कोई बात कही गई है उसे विसंगत नहीं, उसे सुसंगत माना जाएगा। और विशेष ज्येष्ठ आपको पता है, और विशेषज्ञों की पुस्तकों में के कथन ये क्या है, ये सब हेयर से एविडेंस के क्या है, मान्यता सिद्धांत के क्या है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण साक्ष्य पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए है उसकी सत्यवादिता परखने के लिए, ऑप्शन बी है यह पता लगाने के लिए कि वह कौन है, और ऑप्शन सी है उसके सील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने के लिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस लिए? जो साक्षी दे रहा है साक्ष्य, उसकी सत्यवादिता परखने के लिए कि वो सच बोल रहा है या झूठ है। दूसरा, यह पता लगाने के लिए कि वो कौन है, और उसके सील पर दोष लगाकर कि उसकी विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने के लिए। तो ऑप्शन इस यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है? प्राथमिक साक्ष्य का पूछ रहा है। ऑप्शन ए सेक्शन 60, ऑप्शन बी सेक्शन 62, ऑप्शन सी सेक्शन 64 और ऑप्शन डी सेक्शन 65। तो पता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सह अपराधी से संबंधित है? ऑप्शन ए है सेक्शन 32, ऑप्शन बी है सेक्शन 135, ऑप्शन सी है सेक्शन 133 और ऑप्शन डी है सेक्शन 141। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए षड्यंत्र से, ऑप्शन बी संस्कृति से, ऑप्शन सी विबंध से और ऑप्शन डी उपधारणा से। तो सही आंसर हो जाएगा संस्वीकृति से। और स्टूडेंट्स, इसी तरह मैंने सीआरपीसी का भी एमसीक्यू करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर जाकर के सीआरपीसी के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष होना चाहिए, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष होना चाहिए, ऑप्शन सी है पारिस्थितिक होना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए। कहाँ बताया गया है? सेक्शन 60 में, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 60 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से कब प्रश्न पूछा जा सकता है? ऑप्शन ए है अपनी इच्छा के अनुसार, ऑप्शन बी है न्यायालय की अनुमति से, ऑप्शन सी है प्रतिपक्षी की सहमति से और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से कब प्रश्न पूछा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायालय की अनुमति से। न्यायालय की अनुमति से अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछा जा सकता है। किसमें? सेक्शन 154, होस्टाइल विटनेस, पक्षद्रोही साक्षी कहा जाता है ना उसे। ये भी क्वेश्चन पूछता है पक्षद्रोही साक्षी कहाँ दिया गया है? तो सेक्शन 154 में, होस्टाइल विटनेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु किस धारा के अनुसार साबित की जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की सुसंगतता पूछ रहा है कि किस धारा में साबित की जाएगी। अंतर्वस्तु जो है, अंतर्वस्तु किस धारा में साबित की जाएगी? ऑप्शन ए है सेक्शन 65, ऑप्शन बी है सेक्शन 65 बी, ऑप्शन सी है सेक्शन 64 ए और ऑप्शन डी है
सेक्शन 67A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 65A में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के साबित करने के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी की हत्या की है। ए पर हत्या का आरोप है, इसमें सबूत का भार किस पर होगा? ए जो है बी की हत्या करता है और ए पर क्या है, हत्या का चार्ज लग जाता है, तो इसमें सबूत का भार किस पर होगा? ऑप्शन ए राज्य पर, ऑप्शन बी ए पर और ऑप्शन बी बी के विधिक प्रतिनिधि पर और ऑप्शन डी ए और सी दोनों पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आयोग ने ऑप्शन ए को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा है? राजपत्रों के बारे में पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्रों के बारे में पूछ रहा है कि किसमें उपधारणा बताई गई है? सेक्शन 81A, सेक्शन 85A, सेक्शन 85B, सेक्शन 88A। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 88(1) में इलेक्ट्रॉनिक रूप राजपत्रों के बारे में उपधारणा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम में विशेषज्ञ के साक्ष्य की सुसंगतता, एक्सपर्ट जो है उसके साक्ष्य की सुसंगतता से संबंधित प्रावधान कौन सा है? ऑप्शन ए है सेक्शन 10 से 20, ऑप्शन बी है सेक्शन 35 to 40, ऑप्शन सी है 45 से 48 और ऑप्शन डी है 59 से 62। तो सही आंसर पता है इसका, सी हो जाएगा सही ऑप्शन। 45 से 48 तक में विशेषज्ञ के साक्ष्य की सुसंगतता के बारे में एविडेंस में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस से संबंधित है? द्वितीयक साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस से संबंधित है। ऑप्शन ए है सेक्शन 60, ऑप्शन बी है सेक्शन 80, ऑप्शन सी है सेक्शन 63 और ऑप्शन डी है सेक्शन 62। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकेंडरी एविडेंस के बारे में सेक्शन 63 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा वाद मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्वीन बनाम अब्दुल्ला, ऑप्शन बी है महबूब शाह बनाम किंग एम्परर, ऑप्शन सी है कोटैया बनाम एम्परर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वीन बनाम अब्दुल्ला के वाद में मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित वाद है। क्वीन बनाम अब्दुल्ला मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महबूब शाह तो आपका पता है आईपीसी के सेक्शन 34 से संबंधित है, कॉमन इंटेंशन 34। कोटैया बनाम एम्परर सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस मूल दस्तावेज से बनाई गई प्रतियां हैं? किसी मूल दस्तावेज से, किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बनाई गई फोटो कॉपी जो होती है वह क्या होती है, ये पूछ रहा है। मूल दस्तावेज से बनाई गई फोटो प्रतियां है, क्या है? मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बनाई गई फोटो कॉपी क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए प्राथमिक साक्ष्य कहलाएगी, ऑप्शन बी द्वितीयक साक्ष्य कहलाएगी, ऑप्शन बी अनुश्रुत साक्ष्य कहलाएगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस, ऑप्शन सी थियर्स एविडेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंडरी एविडेंस से द्वितीयक साक्ष्य कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 14 में प्रयुक्त शब्द मन की दशा प्रकट करती है। ऑप्शन ए आशय को, ऑप्शन बी ज्ञान को, ऑप्शन सी सद्भाव को और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। सेक्शन 14 में आशय, ज्ञान और सद्भाव सभी को बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों से संबंधित है?
किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? ऑप्शन ए हेतु, ऑप्शन बी तैयारी, ऑप्शन सी आचरण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगतता एवं ग्राह्यता है समानार्थी। ऑप्शन बी ना तो समानार्थी है ना तो विस्तारीन है, ऑप्शन सी समविस्तारीन और ऑप्शन डी समानार्थी एवं समविस्तारीन दोनों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो सुसंगतता और ग्राह्यता समानार्थी है, ना तो समान है और न ही विस्तारीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र डे। शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा वाद किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए है सेक्शन 6, ऑप्शन बी है सेक्शन 115, ऑप्शन सी है सेक्शन 125, ऑप्शन डी है सेक्शन 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेक्शन 115 यानी विबंध एस्टोपल से संबंधित है। एस्टोपल से संबंधित केस है शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया? किस वर्ष साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 1999। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 2000 में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट करके सम्मिलित किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। पाकला नारायण स्वामी का वाद संबंधित है? ऑप्शन ए मृत्युकालिक कथन से, ऑप्शन बी रे जेस्टे से, ऑप्शन सी स अपराधी से, ऑप्शन डी स अभियुक्त से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मृत्युकालिक कथन से। और अभी हम लोग ने पढ़ा था मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित वाद क्वीन बनाम अब्दुल्ला, और पाकला नारायण स्वामी का वाद संबंधित है मृत्युकालिक कथन से। यह कथन से संबंधित है और वह मृत्युकालिक कथन से, और वह केस मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन उपधारणा है। न्यायालय उपधारणा करेगा, ऑप्शन बी न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, ऑप्शन सी निश्चायक सबूत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ने बी के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिग्री अभिप्राप्त की। ए है बी के विरुद्ध क्या करता है? कब्जे की डिग्री प्राप्त करता है कोर्ट से। बी का पुत्र क्या करता है? ए की हत्या कर देता है। गुस्से में जो बी का पुत्र है वह, मान लीजिए ये ए है, बी है, ए क्या करता है? डिग्री प्राप्त करता है। बी का पुत्र सी है, सी क्या है? पुत्र है किसका? बी का। ये क्या कर देता है? ए की हत्या कर देता है। तो ये जो हत्या का कर देता है, तो इस निर्णय का अस्तित्व, जो कब्जे की डिग्री का जो निर्णय लिया गया है, वह पूछ रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन ए सुसंगत है अपराध का हेतु दर्शित करने के नाते, ऑप्शन बी सेक्शन 14 के अधीन सुसंगत नहीं है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेतु दर्शित करने के नाते यह क्या है? सुसंगत है। इसका हेतु हो गया कि इसको कब्जे की डिग्री ए को मिल गई, जिससे यह गुस्से में क्या करता है? सी बी का पुत्र सी इसकी हत्या कर देता है। यह इसका हेतु बन गया, इसका मोटिव बन गया इसकी हत्या करना। इस कारण इसका इस डिग्री का जो निर्णय था, यह निर्णय क्या है? सुसंगत होगा। यह डिग्री का निर्णय
क्या होगा? रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पर होता है जो तथ्यों का नकारात्मक दावा करता है। ऑप्शन बी, तथ्यों का सकारात्मक दावा करता है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो तथ्यों का सकारात्मक दावा करता है। यह कहाँ गया है, कहाँ है बर्डन? ये किस सेक्शन में आएगा? सेक्शन 101 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 18 के अधीन सक्षम साक्षी नहीं है। एक ऑप्शन ए एक बच्चा, ऑप्शन बी अभियुक्त, ऑप्शन सी पागल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला के आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन ए सेक्शन 113, ऑप्शन बी सेक्शन 113A, ऑप्शन सी सेक्शन 130B, ऑप्शन डी सेक्शन 110। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आत्महत्या का दुष्प्रेरण कहाँ दिया गया है? सेक्शन 113A में दिया गया है, और 113B किससे है? दहेज से है, दहेज मृत्यु। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन अभी रहने देते हैं। इसमें 25 प्लस क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। ये इसमें सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और वो भी सिर्फ एक स्टेट के नहीं। आपको पता है कि झारखंड में सिर्फ अभी तक एपीओ की सिर्फ 2 बार एग्जाम हुई है, तो इसलिए वहां से ज्यादा क्वेश्चन कलेक्ट नहीं हो सकता था। मैंने सारे स्टेट को कंबाइन करके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस मेरे वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो लॉ एंड जीके अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। उसका पार्ट 2 इंडियन एविडेंस MCQ करके उसका पार्ट 2 रहेगा, और ये पार्ट 1 है। तो प्लीज सारी वीडियो को आप देखा कीजिए और कंप्लीट देखा कीजिए। अगर आपने CRPC का MCQ सॉल्व नहीं किया है तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके अकेडमी पर CRPC का इम्पोर्टेंट MCQ पार्ट 1 और पार्ट 2 में अवेलेबल है। आप जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और इसी तरह लॉ एंड जीके के सारे पेपर इस पर अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।